नमस्कार दोस्तों। 67वीं बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम मई महीने में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड हमने बिहार जीके का पहला टॉपिक यहाँ पे बिहार की नदियों को लिया है। तो अगर आपका 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आप बिहार दरोगा का मेंस भी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके 2 नंबर तो लगभग ज़रूर ही पक्के हो जाएंगे। यहाँ हम बिहार की नदियों का डिटेल अध्ययन करेंगे, वो भी हम बस बिहार के मैप को देख के ही सारी चीज़ों को याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आप ये देखें कि ये हमारा बिहार का मैप है, जिसमें कि आपको पता है कि बिहार जो है वो यहाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पे इसकी जो लंबाई होती है 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहे तो इसकी जो टोटल लंबाई वो 483 किलोमीटर है। तो बिहार में जो नदियों का प्रवाह सिस्टम है, वो उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है, उसमें ये बिहार के उत्तर का जो रीजन है, जो यहाँ पे नेपाल से बॉर्डर साझा करती है। तो यहाँ पे हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग जो कि शिवालिक हिमालय है, तो उससे काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है, जो कि बिहार के आप यहाँ देखो तो ये बिहार का उत्तर हो जाएगा, लेकिन वो हिमालय का दक्षिण हो जाएगा। तो बिहार के उत्तर से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, और फिर बिहार का दूसरा जिसे हमने बांटा है, वो पठार भाग से निकलने वाली नदियां, या फिर आप प्रायद्वीपीय नदी कह सकते हो, वो नीचे से यानी कि बिहार के दक्षिण से वो सारी नदियां निकलती हैं। और फिर ये सारी नदियां आके जो कि यहाँ से गंगा, जो कि बिहार के बीचों बीच ऐसे निकल जाती है। ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये गंगा नदी है। तो ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, यानी कि ऊपर का नॉर्थ बिहार हो जाएगा, नीचे साउथ बिहार हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे गंगा नदी आती है। और ये उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आने वाली नदियाँ, ये सारी नदियाँ जाके गंगा नदी में मिल जाती है, और ये गंगा नदी आगे पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आइए हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि आखिर किस नदी का प्रवाह किस दिशा में और कैसे होता है। उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बिहार में यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ उत्तर की ओर से जो नदियाँ आती हैं, तो इसको हम नदियों वाले एक मैप को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हिमालयन रिवर जो है वो हमारे यहाँ पे गंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। यानी 8 नदियां हैं, और भी सारी नदियां हैं, लेकिन ये मुख्य 8 ही नदियां हैं जो कि बिहार में प्रमुख नदियां कही जाती है, जो कि हिमालय के भागों से आती है। यानी कि ये कुछ नदियां वो उत्तर प्रदेश के होकर आती है, और कुछ सीधे नेपाल से बिहार में इंटर करती है। और अगर प्लेन रिवर की बात करें, यानी पठारीय रिवर की बात करें, जो कि दक्षिण की ओर से आती है, उसमें मुख्य नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय रिवर है, जो कि ये दक्षिण भाग से आते हुए मैं अगर बात करूं तो गंगा में आके मिल जाती है। तो आइए हम बारी बारी से एक एक नदी का अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये हमारा बिहार का मैप है। तो बिहार का मैप है, तो इसमें हम उत्तर की ओर से चलेंगे। तो उत्तर की ओर से भी हम सबसे पहले गंगा नदी से ही स्टार्ट करेंगे। तो गंगा नदी से जैसे कि अगर हम कहें, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आप सभी को पता होगा कि ये उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। जो उत्तराखंड से निकलकर जब ये उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस पहाड़ से, तो ये मैदानी भाग का जो रूप होता है वो हरिद्वार में आके लेती है, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में ही है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो गंगा कहाँ से मतलब किस जगह से वो मैदानी भाग में मतलब इंटर करती है, तो वो जगह हरिद्वार है। उसके बाद उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए वह यहाँ पे बिहार में जो इंटर करती है, वो यहाँ पे बक्सर में यहाँ पे एक चौसा जगह है। ये जो मैं यहाँ पे आपको डॉट बता रहा हूँ, ये चौसा एक जगह है, यहीं पे ये बिहार में इंटर करती है। और आप जितना भी अगर आप बुक्स पढ़ो तो उसमें आपको दिया होगा चौसा रोहतास, यानी कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट दिया होगा। तो रोहतास जो अब ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट आप अगर आप इसका बॉर्डर देखो तो ये यहीं तक इसका बॉर्डर है, जिसका मुख्यालय सासाराम है। और इसके ऊपर अब जो जिला है यहाँ पे बक्सर जिला है। तो ये चौसा पे ही
चौसा जो जगह है वहीं पे गंगा नदी इंटर करती है। तो आपको जहाँ तक अगर आपको हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो तो ये चौसा वही जगह है जहाँ पे शेरशाह और हुमायूं की लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी में। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गंगा इंटर करती है यहाँ बक्सर होते हुए, और फिर ये बीचों बीच अगर आप ये देखो तो ये पटना होते हुए ये गंगा आगे बढ़ते हुए ये बेगूसराय होते हुए ये बीचों बीच आप देखो तो ये निकल जाती है। और ये बीचों बीच निकलने के क्रम में बिहार के 12 जिलों को ये टच करती है। तो ये एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है कि बिहार में नदियां कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिहार में गंगा 12 जिलों को टच करती है। टच यानी कि वो उसके बीच से निकलती है, तो आपको यह याद रखना है। आगे हम बात करें तो बिहार में गंगा एक नदी ही नहीं अपितु बिहारी संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में गंगा के घाट पे ही ज्यादातर छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि लोक और आस्था का पर्व है। बिहार अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो टोटल लंबाई जो बिहार में ये गंगा की जो टोटल लंबाई जो बिहार में है वो 445 किलोमीटर है। यानी कि ये इधर से जब ये पूरा पार करती है तो ये 445 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करती है। और जितनी भी सारी नदियां जो कि दक्षिण या उत्तर से ऊपर की ओर से आती हुई या फिर दक्षिण की ओर से आती हुई जितनी भी नदियां हैं वो लगभग सारी नदियां आके गंगा में मिल जाती हैं। तो आगे हम बात करेंगे घाघरा नदी की, जो कि हमारा दूसरा नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी ये सरयू नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से होके आती है। ये जो आप नदी यहाँ पे मैं जो यहाँ पे एरो बना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी भी कहा जाता है, जो कि अयोध्या इसी नदी के तट पर स्थित है। और आपको पता होगा ये भी काफी धार्मिक नदियां हैं। तो ये जब नदी बिहार में इंटर करती है तो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम जो इसका आने का जो है वो नामपा नेपाल है। नामपा एक जगह है नेपाल में, वहां से ये नदियां आती है और यह बिहार में लगभग 83 किलोमीटर बहती है। और यह जब बिहार में इंटर करती है तो छपरा जिले में आके गंगा में आके मिल जाती है। तो ये घाघरा रिवर जो है वो छपरा में आके गंगा से मिल जाती है और फिर ये अपना आगे फ्लो करते रहती है। आगे हम बात करें तो जब हम घाघरा नदी की बात कर लिए तो अब हमारा यहाँ पे आएगा गंडक रिवर। गंडक जो कि पश्चिम चंपारण जिले से इंटर करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे गंडक जिला है। अगर मैं इसको एक बार फिर से अगर मैं इन सबको इरेज कर दूं तो अगर मैं एक बार मैं इन सबको इरेज करके फिर से आपको मैं बताता हूँ डायग्राम बना के कैसे आ रही है। हाँ, तो ये जैसे पश्चिम चंपारण से गंडक रिवर जैसे कि इंटर करती है यहाँ पे, तो ये नेपाल के घाटी क्षेत्र से उत्पन्न होती है और यह सप्त गंडकी यानी कि 7 गंडक के मार्ग के मिलने से बनी है। गंडक को बिहार में और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, सालग्रामी नदी भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है गंडक पे यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं जो कि त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नदी जो कि नहर जो है, ये सारी परियोजनाएं यानी कि बिहार के एग्जामों में त्रिवेणी नहर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि ये पूछा जाता है ये किस नदी पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये गंडक नदी पर है। तो ये जो नदी है वो दक्षिण पूर्व दिशा से बढ़कर बिहार तथा उत्तर प्रदेश को अलग करती है। और गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से प्रवेश करते हुए सोनपुर के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो ये जो है यहाँ पे ये हाजीपुर जो कि आप देख रहे हो, ये सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। तो जब आप हाजीपुर से ट्रेन से जाते हो तो सोनपुर स्टेशन क्रॉस करने के बाद आपने देखा हो कि पहली जो नदी आती है वही गंडक रिवर है, और उसके बाद उस रिवर को पार करने के बाद आपको गंगा नदी दिखती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे मैं बात करूं बूढ़ी गंडक की, तो यहाँ पे गंडक जैसे ही खत्म होता है तो बूढ़ी गंडक वहीं से शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा ही हटके वहां से बूढ़ी गंडक शुरू होता है, वह भी पश्चिम चंपारण जिले से ही इंटर करती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जगह है यहीं पे आपको पता होगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, तो वहीं से ये नदियां इंटर करती है बिहार में। तो बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और यह नदी अगर आप इसका यहाँ पे अगर डायग्राम देखो तो ये नदी यहाँ पे इंटर करते हुए मुंगेर जिले में आके गंगा से मिलती है। यानी कि बूढ़ी गंडक मुंगेर जिले में आके गंगा से मिल जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई अगर कहूँ तो इसकी टोटल लंबाई बिहार के अंदर बात करें तो 320 किलोमीटर है, जबकि हमने गंगा का टोटल लंबाई कितना देखा था, वह 445 किलोमीटर देखा था। और अगर आप बस गंडक की लंबाई देखो, जो कि ये जो गंडक है, इसकी अगर लंबाई देखो तो यह 120 किलोमीटर ही है, जबकि ये बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है। तो अगला जो हमारा यहाँ पे नदी आएगा, ये हमारा बागमती रिवर है। बागमती रिवर जो कि नेपाल की महाभारत श्रेणियों से निकलते हैं। ये सारी नदियां जो आपको दिख रही है, ये लगभग सारी नदियां नेपाल की एक महाभारत श्रेणी है, जो कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है, वहां से ये नदियां निकलती है। तो ये बागमती रिवर जो है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है बागमती रिवर। और ये इंटर जब ये करती है तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर की क्षेत्रों से होते हुए ये खगड़िया जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ आके ये खगड़िया जिले में आके गंगा से मिल जाती है। और ये वर्षा ऋतु के टाइम में ये काफी भयावह रूप ये भी ले लेती है, और जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट आपको बताया उसमें ये भयंकर बाढ़ लाती है। तो अगले रिवर की अगर हम बात करें तो ये हमारा कमला रिवर है। कमला जो रिवर है यहाँ पे, ये आप अगर कमला रिवर की बात करो तो ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है कमला रिवर। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है, जयनगर के पास से ये इंटर कर जाती है। और ये मधुबनी जिले के ही पिपरा घाट के पास में एक बलान नदी पड़ता है, वहां पे कोसी से आके मिल जाती है। अगर आपको कोसी का मैप बताऊं तो ये कोसी नदी ऐसे करके ये गंगा में आके मिल है, और ये कमला नदी आ रही है। ये कमला नदी आके यहाँ पे ये कोसी से मिल जाती है, यानी कि गंगा में मिलने से पहले ही कमला जो है वो कोसी नदी में मिल जाती है, और कोसी फिर आगे आके गंगा नदी में मिलती है। यानी कि कमला जो नदी है वो डायरेक्ट गंगा में आके नहीं मिलती है, वो पहले कोसी में मिलती है और फिर कोसी आके गंगा में मिल जाती है। तो आपको एग्जाम में एक ये भी सवाल आता है कि बिहार के उत्तर भाग को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर आपको कमला नदी मिलता है तो आपको कमला नदी के साथ जाना है, अगर कमला नदी नहीं है तब आपको बागमती के साथ जाना है। अगली नदी की बात करें तो कोशी नदी। कोशी नदी की अगर हम बात करें तो यह नेपाल से होते हुए बिहार के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ये जो हमारा कोशी नदी है उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और यहाँ पे अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट देखो तो ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कोशी को नेपाल में सप्त कोशिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे सप्त कोशिक कहा जाता है। यह नदी बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा ये जो है ये मार्ग को परिवर्तित करती है। जो वजह है कि हर साल बिहार में ये बाढ़ लाती है, और जो हर साल बिहार में बाढ़ लाती है, और इस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन काफी बार बीपीएससी में रिपीट हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोशी रिवर है। और फिर ये बिहार में कुल टोटल जो है ये 260 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। 260 किलोमीटर बहने के बाद ये खगड़िया जिले में आके ये गंगा से मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आके कोसी गंगा से मिलती है। इस नदी पर भी कुछ नहर परियोजना है, जिसमें आपको राजपुर नदी परियोजना आपको याद रखना है। अभी कुछ लेटेस्ट इसमें बांध का भी निर्माण हो रहा है, जो कि हनुमान नगर बांध, फस्ते बांध, जो कि अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो। आगे हम बात करें महानंदा रिवर की। महानंदा रिवर की भी उत्पत्ति महाभारत श्रेणियों से हुई है। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये भी महाभारत श्रेणी की नदियां हैं, और ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये नदी। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किशनगंज जिला पड़ रहा है। तो यहाँ से ये इंटर करते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है, और फिर ये आखिर में आके कटिहार जिले में आके गंगा से मिलते हैं। यानी ये कटिहार जिले में आके, ये हमारा कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, इस जिले में आके ये गंगा से मिल जाती है।
तो ये हमारा हुआ जो हमने सारी उत्तर की जो मुख्य 8 नदियाँ थी उनका हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ये सारी 8 नदियों का हमने यहाँ पे अध्ययन किया महानंदा तक। तो ये हिमालयन रिवर जो है, ये 8 रिवर ऐसे हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे पठार भागों से जो नदियाँ आती हैं, यानी कि मैदानी भागों से जो नदियाँ आती हैं, उन नदियों की बात करेंगे। उसमें हम पश्चिम की ओर से पूरब की ओर चलेंगे, यानी कि बिहार के दक्षिण में इधर से हम इस साइड चलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा रिवर है वो कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी की बात करो तो ये रिवर इस तरह से फ्लो होते हैं। यहाँ पे ये आपको दिखाया नहीं गया ये, लेकिन ये जो नदी है इसका ये बहने का फ्लो इस तरह का है। तो ये अगर आप देखो तो कर्मनासा नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को, इधर अगर आप देखो तो बिहार के दक्षिण में पश्चिमी भाग की सीमा जो है वो कर्मनासा नदी बनाती है। कर्मनासा नदी को अगर आप इसका संधि विच्छेद करो तो इसमें आपको कर्म और नासा, यानी कि कर्म का नाश हो जाता है। मतलब लोगों की मान्यता है कि कर्मनासा नदी में नहाने पर कर्मों का नाश हो जाता है, यानी अच्छे कर्म का भी आपका नाश हो जाता है। तो इसलिए इसे अपवित्र नदी की संज्ञा भी दी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी अपवित्र नदी, किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कर्मनासा नदी है। और ये विशेष रूप से इस भाग में सिंचाई के लिए ही प्रसिद्ध है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, बिहार की जितनी भी दक्षिण नदियां हैं, ये सारी नदियां बस बरसात में ही इनमें पानी आता है। बाकी दिनों ये नदियां बहुत नाम मात्र का इसमें पानी होता है, यानी बहुत सारी नदियां सूखा ही रह जाती है। तो ये आपको इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो बस बरसात दिनों में ही ये सारी नदियां बहुत अच्छे से फ्लो करती है। और यहाँ पे ये जो नदियां हैं ये भी आके यहाँ पे चौसा के निकट जहाँ पे ये गंगा इंटर करती है, वहीं पे आके कर्मनासा गंगा से मिल जाती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। आगे हम बात करें सोन नदी की। सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए पठारी भाग में बहती है। यह बिहार के कैमूर जिले से प्रवेश करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कैमूर जिले से, ये जो यहाँ पे जिला है, यहाँ पे कैमूर, ये भभुआ जो है इसी को कैमूर जिला कहा जाता है। ये कैमूर जिले से प्रवेश करती है और ये बिहार और झारखंड के सीमा का निर्धारण भी करती है, यानी यहीं पे आपका झारखंड भी यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ इस पॉइंट को, जहाँ से ये नदी इंटर करती है, उसी पॉइंट को मान लिया गया है कि वहाँ से झारखंड है और फिर बिहार है। तो ये सोन नदी यहाँ पे बिहार में इंटर करती है और ये बिहार में इंटर करने के बाद आप जैसे कि नक्शा में भी देख सकते हो, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद और आखिर में पटना के मनेर में आके गंगा से मिल जाती है। यानी कि ये जो यहाँ पे गंगा में मिल रही है, ये जगह जो है ये मनेर जगह है, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो यहाँ पे आके सोन नदी गंगा से मिल जाती है। अगली अगर रिवर की बात करें तो वो हमारा पुनपुन रिवर है। पुनपुन रिवर की अगर हम बात करें तो ये झारखंड के पलामू जिले से निकलकर, पलामू जिले में एक पहाड़ है वहां से निकलती है और ये बिहार के गया जिले से प्रवेश करते हुए पटना के फतुहा में आके ये गंगा से मिल जाती है। यानी कि ये पुनपुन नदी जो है ये हमारा पटना के फतुहा में आके ये गंगा से मिलती है। तो ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि कौन सी ये पुनपुन कहाँ पे आके गंगा से मिलती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये फतुहा जगह है, जो कि पटना से जाकर अगर आप ट्रेन से मोकामा की तरफ जाओ तब आपको ये जगह फतुहा स्टेशन भी आपको मिलता है। अगला जो रिवर है हमारा फल्गु नदी है। फल्गु जो यहाँ पे नदी है, तो इस नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी भी है। तो यह नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बिहार के गया जिले से प्रवेश करती है। इस नदी का भी बहुत धार्मिक महत्व है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसका पुराना नाम निरंजना नदी है। तो आपको पता होना चाहिए, जब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया में ही पीपल वृक्ष के नीचे जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस पीपल वृक्ष से थोड़े ही दूर पे ये फल्गु रिवर ही वहां पे फ्लो हो रहा था, यानी बह रहा था। तो उस वजह से इस नदी का बहुत ज्यादा महत्व है। और यह बिहार में पिंड जो दान करते हैं, पैतृक दान जो करते हैं, वो भी सब इसी नदी में आके करती है। तो उस वजह से इस नदी का काफी ज्यादा महत्व है पिंड दान के लिए भी, फल्गु नदी। तो
और इस नदी पे अभी आपका एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस पे एक रबर डैम भी बनाया जा रहा है, जिसको नीतीश कुमार ने ही ऑनलाइन उद्घाटन इसका किया था। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में किस नदी पे रबर डैम बनाया जा रहा है, या रबर डैम किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गया में ही बनाया जा रहा है और ये फाल्गु रिवर पे मतलब बनाया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो अजय रिवर है। अजय रिवर जो कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको नदी दिख रहा है, ये इस तरह से यहाँ पे इसका फ्लो है। तो ये जमुई, ये आपका ये अजय रिवर नहीं, ये सॉरी मैं आपको ये बताऊं तो ये जमुई से ये निकलती है अजय रिवर, और जमुई की पहाड़ी से निकलकर ये पश्चिम बंगाल में होके गंगा से मिलती है। यानी इसका फ्लो सिस्टम जो है ये पश्चिम बंगाल में आके ये गंगा से मिलती है। तो आप इस तरह से हम अगर बात करें तो हमने ये मुख्य जो दक्षिण दिशा की ओर से बहने वाली जो 5 नदियां हैं उसका हमने यहाँ पे अध्ययन किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उत्तरी और दक्षिणी बिहार की नदियों की अगर हम तुलना की बात करें, इसमें आप क्या तुलना कर सकते हो, तो जैसा कि हमने आपको बीच में बताया कि जो दक्षिण की दिशा से जितनी भी नदियां आती हैं उसमें साल भर पानी रहता है, यानी जब बरसात होता है तभी उसमें पानी आता है। और उत्तर की दिशा से जितनी भी हिमालयन रिवर है, यानी हिमालय की तरफ से जो ये सारी 8 नदियां, ये प्रमुख नदियां आप देख रहे हो, इसमें सालों भर पानी रहता है, इसमें पानी की कमी नहीं होती है। और दूसरे अगर तुलना की बात करो तो आप एक तुलना ये कर सकते हो कि हिमालय के पर्वत की तरफ से जितनी भी नदियां आती हैं उनका ढलान जो होता है वो कम है, यानी ढलान कम होता है। और जो दक्षिण की ओर से जितनी भी नदियां आती हैं उनका ढलान ज्यादा होता है, यानी उनका ढलान जो है वो नीचे की ओर ज्यादा है, जबकि उत्तर की ओर आने वाली नदियों का ढलान कम है दक्षिण की तुलना में। और अगर हम आगे बात करें तो जहाँ हिमालयन रिवर जो ऊपर से जितनी भी नदियां आती हैं उनसे बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है, क्योंकि सालों भर उसमें पानी आते रहता है, जबकि ये बरसात के बाद और दिनों सूखा रहता है ये नीचे वाली नदियां, तो इस वजह से यहाँ पे बाढ़ का खतरा उतना नहीं होता है। और फिर अगर हम एक अगली तुलना की बात करें तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें जो उनका जो मैदान होता है, यानी नदियों का जो रास्ता है वो काफी चौड़ा होता है, क्योंकि उसमें सालों भर नदियां बहती रहती है। और जबकि अगर आप दक्षिण की नदियों की बात करो तो उनका जो बहने का जो रास्ता होता है वो उत्तर के कंपेयर में कम चौड़ा होता है, क्योंकि उसमें सालों भर तो नदियां बहती नहीं है, इस वजह से वो कम चौड़ा होता है। तो ये सारे जो आपका यहाँ पे डिफरेंस जो था हिमालयन रिवर और प्लेन रिवर जो कि हमने आपको बताया, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो ये हिंदी में भी यहाँ पे ये वही मैप है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि हमने जितना भी आपको यहाँ पे बिहार की नदियों के बारे में समझाया, ये एक चीज आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको सारी चीजें मैप से ही बताने की कोशिश की। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको 2 नंबर आपको बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम सीरीज मैप से रिलेटेड जो कि आपका जितना भी ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हम कोशिश करेंगे, और जो आपको मैप के थ्रू ही याद कराया जाए। तो आगे हम इसी तरह की वीडियो को लेकर आते रहेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।